हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम बात करेंगे विज्ञान विषय के बारे में। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है रक्त से संबंधित सामान्य रोगों की जानकारियाँ। इस टॉपिक के अंतर्गत जो जो रोग हम पढ़ने वाले हैं, जिन रोगों के बारे में हमें जानकारी करनी है, सबसे पहला रोग है एनीमिया, सेकंड है पॉलीसिथेमिया, थर्ड रोग है ल्यूकेमिया और नेक्स्ट फोर्थ रोग है एग्रेनुलोसाइटालिस और फिफ्थ है जो आपका सेप्टिसीमिया और लास्ट वन इज़ हीमोफीलिया। इन सभी 6 रोगों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इन रोगों के कारण क्या हैं, इनके लक्षण कैसे होते हैं, ये रोग किससे दूर किए जा सकते हैं, क्या इनके उपचार संभव हैं या नहीं है, अगर हैं तो कौन से हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनीमिया रोग के बारे में। एनीमिया रोग क्या है? रक्त की कमी जो है हमारी कोशिकाओं में, आरबीसी जो कोशिका होती है उसकी कमी से ये एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो पहचान होती है, उसके लिए जो टेस्ट होते हैं उसमें सीबीसी, सीरियम आयरन लेवल, फेरिटिन टेस्ट, विटामिन बी 12 टेस्ट, फॉलिक एसिड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ये सभी टेस्ट इसके किए जाते हैं। शुरुआती परीक्षण है जिनके आधार पर हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे शरीर में एनीमिया की कमी, एनीमिया रोग है या नहीं है, यानी रक्त की कमी है अथवा नहीं। बात आती है एनीमिया के प्रकार की। तो एनीमिया रोग के कुछ प्रमुख प्रकार जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है अप्लास्टिक एनीमिया। ये जीन या अस्थि मज्जा को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति है। इस प्रकार के एनीमिया में रक्त कोशिकाओं का बनना बंद हो जाता है। सेकंड है आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड का सेवन न करने के कारण ऐसा होता है। थर्ड जो रोग है इसी का टाइप परनीसियस एनीमिया। इसमें जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारा शरीर है, वो विटामिन बी 12 का अवशोषण नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है आयरन की कमी से एनीमिया रोग जो होता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन की उपस्थिति ना होना हमारे शरीर में, जिससे क्या होता है हमारी कोशिकाएं ऊतकों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाती हैं। ऐसा होने की वजह से आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में हम जो आगे इसी के और टाइप्स हैं उसमें अगर बात करें तो हेमोलिटिक एनीमिया। इसमें आरबीसी के नष्ट होने की दर उत्पादन की दर से बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में वो नष्ट होती हैं लेकिन बनती कम मात्रा में। अगला जो टाइप है स्किल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि कोशिकाएं जो है आरबीसी, इनका आकार परिवर्तित हो जाता है और वो विकृत होकर हंसिया के आकार में चेंज हो जाती हैं। अगला एक जो कॉमन टाइप आपको सुनने में मिल भी सकता है तो वो है एक थैलेसीमिया। ये आपके सेकंड सेम में आपके कोर्स में भी शामिल है अलग से। थैलेसीमिया यह एक आनुवांशिक रोग है जो माता अथवा पिता के गुणसूत्रों में गड़बड़ी के कारण उनकी संतानों में पाया जाता है। इसमें जो प्रोटीन के चेंजेस आते हैं हार्मोन्स में, उसकी वजह से ये रोग बच्चे को होता है। अब बात करते हैं एनीमिया के कारणों की। तो एनीमिया का प्रमुख कारण क्या हो गया? हमारा दोषपूर्ण आरबीसी का निर्माण प्रक्रिया, संतुलित भोजन न लेना, अनियमित दैनिक जीवन शैली और माहवारी की समस्या जो लेडीज़ के साथ हो जाती है। एनीमिया के लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षणों की अगर बात करें हम, तो इसके प्रमुख लक्षण जो हैं, सबसे पहला हमारा थका हुआ शरीर, जिसमें क्या है कि ऊर्जा की कमी महसूस करना। नेक्स्ट है असामान्य रूप से दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द, चक्कर आना, ध्यान केंद्रित करने में असुविधा, त्वचा का पीला पड़ना, हाथ पैर में सनसनी या झंझनाहट होना, स्पर्श की भावना में कमी आना, पागलपन, हड्डी तथा जोड़ों में दर्द होना, नज़रों की समस्या। अगला है अनिद्रा एंड लास्ट है हाथ और पैर का ठंडा पड़ जाना या ऐंठन की समस्या होना। ये सभी जो लक्षण हैं ये आपको एनीमिया के रोगी में दिखाई देंगे। शुरुआती स्टेज में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ उसकी एक्सटेंड स्थिति में दिखाई देते हैं। ये जो है रोकथाम के लिए हम अपने खान पान में इस प्रकार की चीज़ों को शामिल कर सकते हैं अगर हमें एनीमिया से अपने शरीर को बचाना है तो।
और ये भिन्न भिन्न पदार्थों की आपके शरीर में पूर्ति करेंगे। जैसे ये पहला कॉलम जो मैंने इधर साइड किया है, ये आपके शरीर में आयरन की पूर्ति करेगा, फर्स्ट वाला। सेकंड है फॉलिक एसिड के लिए, ये विटामिन B12 के लिए है, ये विटामिन C के कंपोनेंट हैं, जिन ये B12 का है ना। तो इनसे आप अपने शरीर में इन तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे कि आप एनीमिया की रोकथाम कर सकते हैं। इससे आप एनीमिया से बचे रहेंगे। यदि आपको ये रोग नहीं होगा तो आपको बहुत सहूलियत रहेगी, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसिथेमिया की, बहुलोहिताणु। यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है जिसमें शरीर में RBC अधिक मात्रा में बनने लगती है, जिससे रक्त क्या हो जाता है, हमारा गाढ़ा हो जाता है, और इससे थक्का जमने से हार्ट अटैक की समस्या हमें हो सकती है। लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसके लक्षणों में खुजली होना, सिर दर्द, चक्कर, कमजोरी महसूस करना, अधिक पसीना आना, थकान रहना, सांस फूलना, शरीर का वजन लगातार कम होना या धुंधला दिखाई देना। ये कुछ लक्षण जो हैं आपको अपने शरीर में महसूस हो सकते हैं अगर आपको इसकी समस्या पॉलीसिथेमिया की हो गई है तो। कारण क्या है इसमें? हीमोग्लोबिन की मात्रा का हमारे शरीर में अचानक बढ़ जाना, रक्त बनने की विधि में गड़बड़ी होना, जीन संबंधी समस्याएं होना, अत्यधिक धूम्रपान करना, प्रदूषित क्षेत्र में रहना, खान आदि में कार्य करना। जो कोयले वगैरह की खान होती है वहाँ काम करते हैं, उनके साथ ये बहुत समस्या हो जाती है पॉलीसिथेमिया की। उपचार क्या है? ये पहले टॉमी एक फ्लेटॉमी नाम से एक उपचार का प्रोसेस है। इसको आप पुरुषों के लिए इसमें बताया गया है कि 45 से कम और महिलाओं के लिए 42 से कम हेमेट्रोकेट फ्लेबॉटमी का लक्ष्य होता है। ये इसका जैसे वैल्यू होता है, ये वैल्यू है इसकी 45 एंड 42 लेडीज और जेंट्स के लिए, है ना। दूसरी एक उपचार में हमें खास चीज़ ध्यान रखनी है कि लाल रक्त कोशिकाओं के असामान्य उत्पादन को दबाने के लिए अनेक प्रकार की औषधियाँ मार्केट में उपलब्ध होती हैं, जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं फ्लेबॉटमी। और तीसरा एक पॉइंट है एस्पिरिन और अन्य एंटीप्लेटलेट एजेंट भी थक्का की जटिलताओं को कम करके पॉलीसिथेमिया वाले मरीजों में फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसमें क्या है, हमें रक्त को पतला रखना है ना। ज़्यादा जैसे ही वो गाढ़ा होगा तो वो थक्का जमाने का प्रयास करेगा, तो हमें रक्त को पतला रखने के हर संभव प्रयास कर लें। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो आप सभी लोग समझते हैं। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो है अधिश्वेत रक्तता यानी ब्लड कैंसर। सामान्य डॉक्टरी भाषा में इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का ये भी कैंसर है ना। इसकी विशेषता क्या है? रक्त कोशिकाओं को सामान्य रूप से वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका प्रजनन जो है बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, यानी उत्पादन बहुत विखंडन के तौर पर होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे चलता रहता है मल्टीपल में। ये हमारे शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करती है? फेफड़े, दिल, वृषण, जठरांत पथ और गुर्दे। ये जो रोग है वो हमारे शरीर के इन अंगों को प्रभावित करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रकार की। तो ल्यूकेमिया के 2 मेन टाइप हैं। इसके अलावा 4 कॉमनली इसको जो है हम डेली यूज़ में जो है 4 कॉमन प्रकार इसके बताए जाते हैं। 2 ये जो है, एक तो घातक ल्यूकेमिया, एक दीर्घकालिक ल्यूकेमिया। घातक ल्यूकेमिया आपके शरीर में तीव्र गति से जो है घर करेगी, और इससे क्या है कि रक्त कोशिकाएं जल्दी ही आपकी डैमेज होने लगेंगी और नई रक्त कोशिकाएं जो है वो बनना बंद हो जाएंगी। दीर्घकालिक ल्यूकेमिया में क्या होगा, ये थोड़ा धीरे धीरे करके आपके शरीर में प्रसारित होंगी और इनसे कोशिकाओं की वृद्धि रक्त कोशिकाओं में बढ़ती जाएगी। अन्य प्रकार जो है उसमें तीव्र माइलोजेनस ल्यूकेमिया, तीव्र लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया CML और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL। इनके स्टेजेस हैं और ये कुछ रेयर केस में ही पाई जाती हैं। तो उनकी पोजीशन के हिसाब से आपको 2 महत्वपूर्ण प्रकार जो ध्यान रखने हैं वो है, पहला घातक ल्यूकेमिया, दूसरा दीर्घकालिक।
इसके कारण क्या हैं इस रोग के होने के? तो सबसे पहला कारण है अत्यधिक धूम्रपान करना। दूसरा है केमिकल और पेस्टिसाइड्स से अधिक संपर्क में रहना, जो खेती बाड़ी वगैरह में यूज होते हैं या केमिकल इंडस्ट्री में जिनका प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव तरंगों के संपर्क में रहना, आनुवंशिकता के आधार पर भी ये रोग संभव है। और अस्वस्थ जीवन शैली से ल्यूकेमिया से आप पीड़ित होने का खतरा भी आपको बना रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्षणों की। तो इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं? सामान्य हर तरीके के रोग के तरीके से इसमें भी थकान, कमजोरी महसूस होना, बुखार आना, भूख की कमी, मल, दस्त, मितली आदि में रक्त आना, सूजी हुई लसिका ग्रंथियाँ, शरीर पर चकत्ते या लाल धब्बे हो जाना, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में बार बार जो है बुखार आना रोगी को, एनीमिया की समस्या भी आपको इसमें हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का लगातार कम होना, चूँकि ये WBC से रिलेटेड है ल्यूकेमिया, तो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होंगी वो आपकी कम हो जाएंगी और आपको कोई भी रोग, खांसी, जुकाम, सर्दी आसानी से हो जाएगा। प्लेटलेट्स का बेतरतीब ढंग से कमी होना, उनमें अचानक कमी आ जाना, शरीर के अंगों में सूजन आना, बार बार गिल्टी की समस्या होना, जो आपके ये गालों के नीचे हो जाती हैं, गर्दन की तरफ, कान के पास में। रोगी को अचानक या तीव्र गति से वजन कम होने लगना, नाक एवं दांत के मसूड़ों से लगातार खून आते रहना। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपको एक रोगी में दिखाई देंगे और इससे क्या होगा कि आपके शरीर में लगातार चेंजेस जो होंगे वो आपको कमजोरी महसूस कराएंगे। उपचार की अगर बात करें तो इसके प्रमुख उपचारों में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट रोग है इसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रेनुलोसा इटालिस। इस रोग में रक्त में कणिका कोशिकाओं की संख्या में कमी से उत्पन्न होने वाली दशा में तेज बुखार हो जाता है। इस रोग में जो भी रोगी होता है उसे हम ग्रेनुलोपानिया के नाम से भी इस रोग को जानते हैं और रोगी को भी इसी रोग से पुकारा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस रोग के लक्षणों की। तो स्पर्श उन्मुख होना, अर्थात रोगी को स्पर्श का पता न चलना, अचानक बुखार, गले में खरांश, कठोरता आदि महसूस होना, किसी भी अंग का संक्रमण तेजी से प्रगतिशील हो जाना जैसे निमोनिया और मूत्रपथ का संक्रमण, सेप्सिस भी तेज गति से प्रगति कर सकता है इस रोग में। नेक्स्ट कारण क्या है इस रोग के? तो सबसे पहली चीज़ है एंटीथायराइड ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। इन सभी दवाओं का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करना, खान पान में निरंतर परिवर्तन आना, गर्भावस्था के दौरान माताओं को, इन सभी कारणों से ये रोग हो सकता है। उपचार क्या है? डॉक्टरी सलाह से पोषण युक्त भोजन करना, निरंतर डॉक्टर की निगरानी में रहना और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट जो रोग है वो है हमारा सेप्टिसीमिया यानी रक्त जहरवात। यह एक गंभीर रक्त प्रवाह संक्रमण है। इसे रक्त विषाक्तता के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ सेप्टिसीमिया तब होता है जब शरीर में कहीं और भी जैसे कि फेफड़े या त्वचा में संक्रमण होता है, रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। यह खतरनाक है क्योंकि बैक्टीरिया और उनके विषाक्त पदार्थों को रक्त प्रवाह के माध्यम से आपके पूरे शरीर में ये फैला सकता है। सेप्टिसीमिया जल्दी जानलेवा हो सकता है। इसका इलाज अस्पताल में होना चाहिए। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो सेप्टिसीमिया सेप्सिस में प्रगति कर सकता है, यानी स्टेज में आगे कन्वर्ट हो रहा है। सेप्टिसीमिया कन्वर्ट होगा सेप्सिस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेप्टिसीमिया और सेप्सिस समान नहीं है। सेप्सिस सेप्टिसीमिया की एक गंभीर अवस्था है। सेप्सिस पूरे शरीर में सूजन का कारण बनता है। यह सूजन रक्त के थक्कों का कारण बन सकती है और ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंचाने से रोक सकती है।
जिससे अंगों की विफलता हो सकती है। जब सूजन बहुत कम रक्तचाप के साथ होती है तो इसे सेप्टिक शॉक कहा जाता है। सेप्टिक शॉक कई मामलों में घातक हो सकते हैं। नेक्स्ट है कारण। सेप्टिसीमिया के कारण क्या है? मूत्र मार्ग में संक्रमण होना, निमोनिया, गुर्दे में संक्रमण, पेट क्षेत्र में संक्रमण, गंभीर घाव या जलन। लक्षण क्या है इसके? ठंड लगना, बुखार, बहुत तेज सांस लेना, तेजी से दिल की दर में परिवर्तन होना, भ्रम या असमर्थता स्पष्ट रूप से सोचने के लिए, मितली या उल्टी की समस्या, लाल डॉट्स यानी चकत्ते त्वचा पर दिखाई देना, मूत्र की मात्रा में कमी आना, अपर्याप्त रक्त प्रवाह और झटकों की समस्या होना, झंझनाहट महसूस करना। सेप्टिसीमिया की जो व्यापक तौर और बीमारी हो सकती है वह शरीर में व्यापक सूजन हो जाना, अंग की विफलता होना यानी फेलियर, उस अंग का फेल हो जाना। पुरानी बीमारियों वाले लोगों में सेप्सिस का खतरा अधिक हो जाता है। इसका इसलिए होता है क्योंकि इनके पास कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र यानी WBC सिस्टम का डिस्ट्रॉय हो जाना पूरे तरीके से। सेप्टिक सदमे क्या होते हैं? सेप्टिक शॉक क्या है? और तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम ARDS क्या है? इसके बारे में शॉर्ट में इसमें बता दिया, अलग से इसको इंक्लूड नहीं किया। सेप्टिसीमिया की स्टेजेस हैं ये भी एडवांस। तो सेप्टिक सदमे सेप्टिसीमिया की जटिलता, रक्तचाप में गंभीर गिरावट है, इसे सेप्टिक शॉक कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? रक्त का प्रवाह, एक सेकेंड, इसमें क्या हो जाता है? रक्त का प्रवाह अचानक कम हो सकता है जिससे अंग की क्षति हो सकती है। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। सेप्टिक शॉक वाले लोगों को देखभाल आमतौर पर अस्पताल की गहन देखभाल इकाई में की जाती है। यदि आप सेप्टिक सदमे में हैं तो आपको एक वेंटिलेटर या सांस लेने की मशीन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम। ये सेप्टिसीमिया की थर्ड एक एडवांस स्टेज है जिसमें आपको श्वसन की समस्या हो सकती है। इस स्थिति में आपके फेफड़े आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए आपको कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेप्टिसीमिया का निदान। तो पुराने रोग जो होते हैं जैसे निमोनिया, मस्तिष्क आवरण, शोथ, मूत्र रक्त की जांच करना, सेल और प्लेटलेट काउंट की जांच करना, रक्त के थक्के आदि का विश्लेषण करने के लिए परीक्षण करना, रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर की जांच करना, परीक्षण, एक्सरे, MRI, CT स्कैन आदि, अल्ट्रासाउंड आदि की जांच, इन सभी के द्वारा हम इसके बारे में आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि ये रोग है क्या, और इन सभी टेस्ट और स्टेज से गुजरते हुए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रोकथाम की। तो सेप्टिसीमिया के रोकथाम के लिए धूम्रपान से बचना चाहिए, अवैध दवाओं से बचें, स्वस्थ आहार खाएं, व्यायाम, अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं, ऐसे लोगों से दूर रहें जो बीमार हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्तस्राव। लास्ट रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रक्तस्राव रोग। ये जो रक्तस्राव रोग है इसका दिवस मनाया जाता है हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, ये ध्यान रखिएगा। यह एक पैतृक बीमारी है, आनुवांशिक रोग है जो कि आम तौर पर पुरुषों को होता है और औरतों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। हीमोफीलिया रोग आनुवांशिक रोग है, इससे शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इस रोग का कारण एक प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। यह बीमारी रक्त में
थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिक में खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। खून में इसके न होने से खून का बहना बंद नहीं होता है। लक्षणों की बात करते हैं इसके। सबसे पहला लक्षण है इसका कट या चोटों से अत्यधिक खून बहना, अस्पष्ट चोटें, टीकाकरण के बाद असामान्य रक्तस्राव होना, आपके जोड़ों में दर्द या सूजन आना, शरीर में नीले नीले निशान बनना, मसूड़ों से और नाक से खून बहना, कई बड़ी और गहरी चोटें उत्पन्न होना, मल और मूत्र में खून बहना, शिशुओं में अस्पष्ट चिड़चिड़ापन, बार बार नाक से खून आना। मस्तिष्क रक्तस्राव के लक्षणों में सिर दर्द, उल्टी, सुस्ती, व्यवहार में परिवर्तन, चक्कर आना, दृष्टि की समस्याएं, लकवा आदि की समस्या होना, आँख के अंदर खून निकलना तथा जोड़ों की सूजन आना। ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं हीमोफीलिया के। कारणों की बात करें तो इसका प्रमुख कारण है क्लॉटिंग कारक की कमी होना, क्लॉटिंग फैक्टर का कमी होना। आनुवांशिक रोग है ये एक प्रकार का, और महिलाएं इसकी वाहक होती हैं, लेकिन उनमें ये पाया नहीं जा सकता है ना। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफ़र कर सकती हैं, लेकिन वो इस रोग से ग्रसित नहीं हो सकती हैं या कम मात्रा में होगी। प्रकार की अगर बात करें तो हीमोफीलिया के जो प्रमुख प्रकार हैं उनके बारे में समझते हैं। तो हीमोफीलिया ए, यह हीमोफीलिया का सबसे सामान्य प्रकार है। यह रोग क्लॉटिंग कारक एर्थ में कमी के कारण होता है और 80% लोगों में इसी प्रकार का हीमोफीलिया पाया जाता है। हीमोफीलिया बी, इसको क्रिसमस रोग भी कहा जाता है और शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर 9 के कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया सी, यह बीमारी हल्का रूप है। यह इस बीमारी का हल्का रूप है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी के कारण होता है, और इस दुर्लभ प्रकार के हीमोफीलिया से पीड़ित लोग अक्सर सामान्य रक्तस्राव का अनुभव नहीं करते हैं। ये इसके कुछ प्रकार हैं हीमोफीलिया ए, बी और सी। अब बात करते हैं इसके निदान की। जब रक्त प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर 5 से 40% होता है तो यह हल्के हीमोफीलिया को शो करता है। जब इसकी मात्रा 1 से 5% के बीच में होती है तो ये मध्यम हीमोफीलिया को बताएगा, और जब मात्रा जो है 1% से भी कम हो जाती है क्लॉटिंग फैक्टर की तो ये गंभीर हीमोफीलिया को इंडिकेट करता है। इस स्थिति में रोगी का खून लगातार बहता रहता है और उसके थक्के नहीं जमते हैं। उपचार की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी करनी है। पहला है फाइब्रिन सीलेंट्स। इसमें इन दवाओं को सीधे थक्का जमाने के कारणों और उपचार को बढ़ावा देने के लिए घाव वाली जगह पर लगाया जाता है। फाइब्रिन सीलेंट दंत चिकित्सा में बहुत अधिक उपयोग में लाई जाती है। ये दवाएं हीमोफीलिया बी का इलाज करने में सहायक हो सकती हैं। डेस्मोप्रेसिन DDAVP, हल्के हीमोफीलिया में यह DDAVP हार्मोन आपके शरीर को अधिक स्कंदन कारकों को उत्तेजित करने का काम करती है। यह हार्मोन धीरे धीरे एक नस में इंजेक्शन देकर या नाक से स्प्रे की सहायता से शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। यह हीमोफीलिया ए के इलाज में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आपका एक जो उपचार का तरीका है, टीकाकरण करके कर सकते हैं। मामूली कट के लिए प्राथमिक चिकित्सा में आप बर्फ़ वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, पट्टी वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। थेरेपी के द्वारा भी हम हीमोफीलिया रोग को दूर कर सकते हैं। और लास्ट है क्लॉट संरक्षित दवाएं, जिसमें ये दवाएं रक्त के थक्के को टूटने से रोकने में मदद करती हैं। रोकथाम की अगर बात करें तो नियमित व्यायाम करना, दांत और मुंह को स्वच्छ रखना, रक्त को पतला करने वाली दवाओं का सेवन करने से बचना चाहिए इस स्थिति में, जैसे एस्पिरिन और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और हेपरिन आदि का। रक्तदान करते समय हीमोफीलिया रोग की जांच अवश्य करानी चाहिए। टीकाकरण को सुनिश्चित करना चाहिए और अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता रहती है उस रोगी की जिसको इस रोग की समस्या हो जाती है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो भी टॉपिक इंक्लूड किए आप सभी इनको समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।